नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। अचानक घटे राजनीतिक घटनाक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और इससे उपराष्ट्रपति पद अब खाली हो गया है। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन हो सकता है नया उपराष्ट्रपति। क्या वो आरएसएस से होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है वो आरएसएस की पसंद थे और मेन भाजपा जो है मोदी और शाह की जो टीम है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज वो नहीं थे। तो इससे क्या दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पिएगा? क्या बीजेपी ये तय करेगी कि इस बार जो उपराष्ट्रपति बने वो कोर भाजपा का हो और मोदी और शाह की टीम का बहुत विश्वसनीय हो? या ऐसा भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति भाजपा से बाहर का भी बन सकता है, क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और जहां पे बीजेपी चाहेगी कि वो अपना कोई ऐसा पैंतरा चले, ऐसा कोई खेल खेले जिससे जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो बीजेपी की तरफ आए, एनडीए की तरफ आए। तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अपने सहयोगी संगठनों को दे दे। तो कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति? क्या वो आरएसएस से होगा, क्या बीजेपी से होगा, या एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं उनसे होगा? इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं शंभू जी। नमस्कार शंभू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में, राजनीतिक हलकों में, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो कब होगा? क्या बहुत जल्दी होना है या इसके लिए कुछ समय है? संविधान के अनुच्छेद 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो 6 माह के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति चुन लेना चाहिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति ही पदेन राज्यसभा का सभापति होते हैं तो इस कारण से वो पद बहुत दिन तक खाली नहीं रह सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि आपका जो एक सत्र होता है और दूसरा सत्र होता है, दोनों सत्र के बीच में 6 महीना से लगभग कम समय होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि एक सत्र के बाद दूसरे संसद का सत्र होता है, वो सत्र के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए ताकि राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। जी, तो ये जो नए राष्ट्रपति बनेंगे, जो भी बनेंगे इस समय पे, उसके लिए अधिसूचना जारी होगी, चुनाव होगा, शपथ होगी, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन क्या ये पूरे राज्यसभा के पूरे कार्यकाल के लिए बनेंगे, यानी 6 साल के लिए बनेंगे, या जो जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल बचा हुआ था उतने समय के लिए बनेंगे? तो क्या है इसमें संवैधानिक प्रावधान, क्या है? संविधान के मुताबिक अब जो उपराष्ट्रपति अभी बनेंगे वो सिर्फ उतने ही कार्यकाल के लिए बनेंगे जितना कार्यकाल जगदीप धनखड़ जी का बचा हुआ था, यानी अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल था। तो अब जो बनेंगे उनका कार्यकाल इतने ही वर्ष के लिए होंगे, लगभग 2 वर्ष के लिए। उसके बाद फिर प्रॉपर चुनाव होंगे। उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि जो प्रत्याशी अभी उपराष्ट्रपति बने हो उन्हीं को कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाए या फिर कोई नए कैंडिडेट को लाया जाए। जी, तो ये तो हमने जाना प्रक्रिया के बारे में और समय सीमा के बारे में। अभी जो मुख्य सवाल है वो ये है कि इस समय पे उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में कौन कौन नेता हैं, किस किस की लॉटरी लग सकती है और कौन कौन कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे आप जरा प्रकाश डालिए। यहाँ पे हम अलग अलग बिंदुओं से बात करेंगे, एक एक पहलू पे बात करेंगे। अभी जो संसद में स्थिति है एनडीए की खास करके जी, तो उसमें मुख्य दल जो है वो बीजेपी है, टीडीपी है, यानी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश से आती है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और जो दूसरा दल है वो जनता दल यूनाइटेड है जो बिहार की पार्टी है, और नीतीश कुमार की पार्टी है, वो अध्यक्ष हैं पार्टी के। जी, तो ये दोनों घटक दल हैं जो कि एनडीए में सबसे मजबूत घटक दल है। बिल्कुल। तो जिन नामों पे चर्चा हो रही है उसमें जो पहला चांस है वो जदयू है,
जदयू के ही नेता हरिवंश नारायण जी अभी राज्यसभा में उपसभापति हैं, राज्यसभा सांसद हैं और वो उनको अनुभव है। तो हो सकता है जो पहला चांस है वो उनका बन सकता है कि उन्हीं को 2.5 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके पीछे कारण ये भी है कि चूंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव है तो बिहार में सीधा एक राजनीतिक संदेश दिया जाए कि बिहार के नेता को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रहा है। मीडिया के हलकों से अगर जो खबरें छन छन की आती हैं बिल्कुल उसमें अब इसी बिंदु पर आते हैं कि एक दूसरा नाम जो बिहार से उछल रहा है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बीजेपी, चूंकि बीजेपी वहाँ फुल फ्लेज अपना सब कुछ चाहती है और बीजेपी को उम्मीद है कि अब समय आ गया है जहां बिहार में अकेले पारी खेले जाए, जैसे महाराष्ट्र में सिचुएशन को देखा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीतीश से चूंकि चेहरा के तौर पे है और नीतीश को माइनस करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो एक मौका हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लाया जाए और उनको उपराष्ट्रपति बना करके बिहार में एक जगह खाली की जाए जहां पर कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो। लेकिन यह देखने में जितना आसान लगता है प्रैक्टिकल उतना आसान है नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति में वो अंतिम पारी के तौर पर चाहते हैं कि हम ये पारी खेलें, और जो बीजेपी के पास अगर नीतीश को हटा दिया जाए तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है मोदी के सिवा जिसके दम पे बीजेपी वहां पे जीत सके। और बीजेपी का जो वोट बैंक है सवर्ण है, सवर्ण के अलावा जो वर्ग है, चाहे ओबीसी है चाहे दलित है, उन समुदायों में अभी बीजेपी की पकड़ उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी या लालू यादव की पार्टी या रामविलास पासवान की पार्टी की पकड़ है। तो इस कारण से बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को केंद्र में लाना का रास्ता तो आसान होगा, लेकिन चुनावी रूप से वो गणित बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। मतलब वहां से हटाना मुश्किल तो है। हटाना मुश्किल है कम से कम इस चुनाव तक। दूसरी बात की जदयू से ही अगर हरिवंश जी पहले से ही राज्यसभा में है, उपसभापति हैं, बड़े पद पे हैं, तो फिर उसी पार्टी से किसी दूसरे नेता को ला करके यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनाना प्रैक्टिकल नहीं लगता है। बाकी मान लीजिए कि बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। तो एक संभावना ये हुई, और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो केंद्र की राजनीति में आए। इसका एक कारण और भी है कि वो अपने बेटे को अपनी पार्टी में एंट्री करवाना चाहते हैं, उनकी तैयारी भी है, उसके लिए एक मौके की तलाश भी कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि बिहार में रहते हुए अपने बेटे की एंट्री करा दे, फिर वो राजनीति से इधर या उधर हो, चाहे केंद्र आए चाहे संन्यास ले, जो भी है, चाहे मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो बाद में करे। लेकिन अभी एक सकुशल, जिस तरह से मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव की एंट्री सपा में एक सकुशल एंट्री करवाई थी, वही कोशिश नीतीश कुमार करेंगे कि अपने अगर बेटे को चाहते हैं कि राजनीति में आए तो वो एक एंट्री अच्छे से एंट्री करा के फिर वो अपनी पार्टी को वहां से छोड़ना चाहेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जदयू से। अब अगर उपराष्ट्रपति के लिए दूसरी संभावना आप देखेंगे तो बीजेपी दक्षिण में बहुत कमजोर है और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है जी। तो इस कारण से एक जो दूसरा दांव हो सकता है कि आंध्र प्रदेश से टीडीपी में से किसी को आगे लाया जाए और दक्षिण के चेहरे को ला करके और उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि पूरे दक्षिण में एक मैसेज दिया जा सके कि टीडीपी को संतुष्ट भी हो जाए। और वो आजकल नाराज भी है, आजकल थोड़े नाराज भी हैं, क्योंकि जो एसआईआर चल रहा है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर मतदाताओं का चल रहा है बिहार में, और जिस तरह से पूरे देश में लागू करने की बात कही है, तो उससे टीडीपी को लगता है कि आंध्र प्रदेश में उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक सकता है। तो इस कारण से थोड़ा वो नाराज है, उसको लेकर के सहमत नहीं है। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान टीडीपी को संतुष्ट करने के लिए एक रास्ता हो सकता है। एक दक्षिण से दूसरा और एक रास्ता हो सकता है कि किसी तमिलनाडु के नेता को, चाहे एआईडीएमके से हो चाहे बीजेपी से हो, या फिर किसी केरल के नेता को, यानी कि दक्षिण में किसी राज्य के नेता को ला करके ये बीजेपी कर सकती है। और चूंकि कर्नाटक में येदियुरप्पा से इसको मुक्ति चाहिए, तो हो सकता है कि कर्नाटक से येदियुरप्पा को भी बना दे तो कोई भारी बात ना हो, क्योंकि वहां पे कर्नाटक में तैयार है कि येदियुरप्पा को हटा करके बीजेपी एक, चूंकि 2 बार बीजेपी हार चुकी है उनके नेतृत्व में, तो उनको भी वहां से इनको हटाना है। तो ये भी एक चांसेज है
कि उसको लाया जाए। अब एक तीसरी संभावना जो एक महिला को लेकर के चर्चा चल रही है कि किसी महिला को बनाया जाएगा, उसमें हो सकता है सीतारमन हो सकता है वसुंधरा राजे हो, लेकिन ये भी आइडिया उतना स्ट्रांग इसलिए नहीं है कि चूंकि राष्ट्रपति पहले से ही महिला है, तो बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी कि जो कोई महिला को ही उपराष्ट्रपति भी बना दिया जाए। तो बीजेपी से कौन कौन होगा इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी बात एक और नाम है मेरे जहन में, और वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो क्या बीजेपी एक मुस्लिम को उपराष्ट्रपति बना सकती है, खास तौर पे ऐसे समय में जब बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तमिलनाडु में है, और आपने मुस्लिम वोट बैंक की भी बात की है जो बीजेपी से छिटका हुआ है। तो क्या उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए जो उनके बहुत ही खास हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल वो रहे और अभी वो बिहार के राज्यपाल हैं, तो क्या उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है? बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। और आरिफ मोहम्मद खान के पास केंद्रीय मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे, संविधान के विशेषज्ञ के तौर पे बहुत अनुभव है और बीजेपी के गुडविल में है और बीजेपी के ही नेता है वो। तो आरिफ मोहम्मद खान का चांस बन सकता है कि बिहार से उनको ला करके उपराष्ट्रपति बनाया जाए और सीधे मुस्लिम समाज को संदेश दिया जाए, चाहे बिहार के चुनाव हो, बंगाल के चुनाव हो, इवन कि तमिलनाडु में चुनाव हो, केरल में चुनाव हो, तो पूरे देश के मुस्लिम समुदाय को संदेश देने के लिए आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और इसमें भारत एक विश्व को भी मैसेज देगा, जो जितने भी खाड़ी के मुस्लिम देश हैं, पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश हैं, कई बार बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को मौका नहीं देता, मुस्लिम के खिलाफ सारा कुछ हो रहा है, बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां होती है। तो इन सब चीज़ों को संतुष्ट करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान का दांव बीजेपी खेल सकती है उपराष्ट्रपति के लिए, और वो अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं है। 2 साल के बाद उनको आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। वो इस तरह की शख्सियत है। और बीजेपी के खास करके जो अभी बीजेपी और संघ के बीच जो एक मनभेद कहा जाए, यानी कि थोड़ा बहुत मतभेद जो उभर के आया है अलग अलग बिंदु से, जब से मोहन भागवत ने 75 वर्ष का बयान दिया है, उसके बाद अमित शाह ने उसको स्पष्ट किया कि नहीं 75 का कोई मतलब ये नहीं है, बीजेपी के संविधान में नहीं है, तो वो एक काउंटर किया गया। और जगदीप धनखड़ का जाना, और उस काउंटर के बाद जगदीप धनखड़ का जाना, चूंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से थे और मोदी और शाह की जो टीम है बीजेपी में उनके वो सदस्य नहीं थे, और तो उस हिसाब से उनका जाना, और तो मोदी और शाह की जो बीजेपी में टीम है वो कोशिश करेंगे कि अपने गुडविल के लोग उपराष्ट्रपति बने। अगर बीजेपी से कोई आदमी उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए आरिफ मोहम्मद खान सबसे फिट कैंडिडेट है, कि यानी कि आप बिहार का चुनाव भी साथ लेंगे, बंगाल का चुनाव भी साथ लेंगे, और दुनिया भर में एक अलग संदेश भी देंगे, को संदेश भी देंगे। तो एक ये संभावना में बिल्कुल एकदम दमदार है और ये पॉसिबिलिटी एकदम संभव है। हालांकि बीजेपी चौंकाती रही है अपने किसको बनाए किसको ना बनाए, कोई नया नाम उठा के ले आए, जैसे रामनाथ कोविंद के टाइम में हुआ था, जैसे द्रौपदी मुर्मू के टाइम में हुआ था जी। और तो अभी भी कोई नया नाम आपको दिख जाए कि हाँ उनको उठा करके लाया जाए और उनके बारे में 50 विशेषताएं आपको बता दी जाए, चाहे वो योग हो ना हो, आप उनको पद पे ला के बैठा दे, तो इनका कुछ भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आरिफ मोहम्मद खान सबसे मजबूत कैंडिडेट दावेदार इस वक्त लग रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जिन जिन नामों की चर्चा मीडिया में होती है, खास को वो नाम तो बनते ही नहीं है। और अभी कम से कम मीडिया के लिखित या अखबार या टीवी के में आरिफ मोहम्मद खान का नाम किसी ने नहीं इस तरह से लिया है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उनको पता है कि बीजेपी में कैसे काम करना है, और हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं। लेकिन एक चीज़ है उनको लेके जो नेगेटिव है वो ये है कि उनको अभी अभी बिहार में भेजा है, खास तौर पे चुनाव को ध्यान में रखते हुए। राज्यपाल की एक बड़ी भूमिका होती है, तो उनको शिफ्ट किया है बिहार में। तो क्या उनको बिहार से हटाना, तो बीजेपी की जो ऑलरेडी रणनीति है, जो योजना है, उससे फिर ये कुछ अलग हो जाएगा?
देखिए, अभी जो आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका है वो बिहार में जो राज्यपाल की भूमिका है उसमें है, और वो भी उसमें जब बनाया गया था उसमें भी था कि मुसलमानों को संदेश देना है बिहार में, और राज्यपाल के नाते बिहार के चुनाव को मैनेज भी करना है। लेकिन जो अभी का सिचुएशन है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ चले जाएंगे, ये उस समय में बीजेपी को नहीं पता था कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिसमें कि धनखड़ चले जाएंगे। तो अब जो नया सिचुएशन पैदा हुआ है, इस माहौल में अगर आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बीजेपी एक बड़ा संदेश देने में सक्षम होगी। जो बिहार में संदेश दिया गया था उससे बड़ा संदेश वो देंगे, और राज्यपाल के तौर पर फिर किसी अपने विश्वसनीय को भेज करके बीजेपी वहाँ पे अपने चीज़ों को अपने हित में कंट्रोल कर सकती है। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं होंगे कि उसमें आरिफ मोहम्मद खान ही कर सकेंगे और दूसरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति बना करके बीजेपी बिहार समेत और बड़ा संदेश देंगे। अभी क्या है कि आपने केवल बिहार के लिए उनको किया है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो बंगाल भी है, बिहार भी है, तमिलनाडु भी है, और भी स्टेट हैं, और विदेश में भी आपकी जो छवि बनी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिचुएशन बना है, और जो बीजेपी पे आरोप लगते रहे मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पे, वो भी एक मतलब चीज दाग धुल जाएगा। तो दाग धुलने की कोशिश होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा मतलब बड़ा गेम है होगा। हालांकि विद इन बीजेपी बहुत सारे नाम और भी हैं। राजनाथ सिंह का नाम आया, निर्मला सीतारमण की आपने बात की, जेपी नड्डा का नाम भी आ रहा है, रामनारायण ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, अभी उनको भारत रत्न दिया गया है। तो ये नाम भी आ रहे हैं, इन पे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे जहन में एक अलग डायमेंशन है, और डायमेंशन ये है कि जो धनखड़ जी हैं वो जाट समाज से आते हैं, और इससे पहले मलिक थे, सतपाल मलिक, उनको भी वो जाट थे, उनको भी राज्यपाल बनाया था, और दोनों ही जाट बागी हो गए। तो क्या बीजेपी जाटों को साधने के लिए क्या किसी जाट को ही आगे ला सकती है? क्या एक बड़ा एरिया है ये, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। बात आपकी सही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुओं के अंदर जिन जिन राज्यों में बहुसंख्यकों का दबदबा रहा है उसके अगेंस्ट जिस तरह की बीजेपी ने एक मोबिलाइजेशन की राजनीति शुरू की है, जैसे कि हरियाणा में जाट को अलग करके नॉन जाट, महाराष्ट्र में मराठा को अलग करके नॉन मराठा एक वोट बैंक तैयार किया गया, झारखंड में आदिवासियों को अलग करके नॉन आदिवासी किया गया। हालांकि झारखंड में इसको महंगा पड़ा बीजेपी को, कि बाद में राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को संदेश दिया गया, लेकिन वो देर हो चुकी थी। जैसे गुजरात में जाएंगे तो पटेल को हटा करके नॉन पटेल को आगे लाना, सत्ता में लाना। इस तरह से आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय के अगेंस्ट चीजें करना। कर्नाटक में जाएंगे तो जो बहुसंख्यक वोगालिका और लिंगायत तो इन सब बहुसंख्यक, वैसे ही मान लीजिए कि बिहार में जाएंगे आपको यादव वर्सेस नॉन यादव। तो यानी कि जो जिस तरह की बीजेपी ने राजनीति की है तो उसमें जाट बेशक बहुत डोमिनेंट है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वेस्ट यूपी हो, इनमें चुनावी रूप से काफ़ी एक्टिव है, मजबूत है। लेकिन जाट समुदाय से उपराष्ट्रपति बना करके केवल जाट को संतुष्ट करने की कोशिश, और इस कोशिश में बीजेपी को चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पीछे हरियाणा चुनाव में भी जाटों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, कम जाटों ने वोट दिया। वही राजस्थान देखेंगे तो वहां पे गुज्जरों ने, जाटों ने वोट उस तरह से नहीं दिया जी। हालांकि वेस्ट यूपी में जाटों ने बहुत हद तक, जो वहाँ पे मुस्लिम फैक्टर है, तो इसलिए जाटों को लगता है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। और आपने सही कहा कि सतपाल मलिक बागी हुए, उसी तरह से धनखड़ भी अपने स्तर पे बयान दे करके बीजेपी को असहज करते रहे हैं। और आपको एक चेहरा और है जो बागपत से सतपाल सिंह, जिसने अजीत सिंह के क्षेत्र को उनको हराया था, उनको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन आगे फिर उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि वो जाट समुदाय से आते थे और अच्छे अफसर थे और अच्छी छवि थी। इसके बाद भी मतलब उनको मौका। तो मुझे जो आपका ये सवाल एंगल सही है, लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा है जो अभी चुनाव, जिस तरह से बीजेपी हमेशा चुनाव को ध्यान में रख करके
हर पद के लिए संयोजन करती है, तो उस हिसाब से अभी कोई जाट चेहरा उसके चुनावी एंगल में फिट नहीं है, क्योंकि अभी बिहार, बंगाल, तमिलनाडु वगैरह राज्य है जहां पर कि जाट का कोई रोल नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं, जब यहाँ चुनाव होंगे तो हो सकता है किसी चेहरे को कर दे, वो बात की बात है जी। तो अभी जाट समुदाय से किसी की लॉटरी इस पद के लिए लगना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि बीजेपी खुद अपने स्तर पर इस समय पे ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो टीडीपी और जेडीयू को नाराज करके अपने स्तर पे उपराष्ट्रपति अपना बना सके। उसको अपने सहयोगी दलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर है कि कुछ ऐसे नेता ही होंगे जिसपे सबकी सहमति हो। और जिसमें आपने अभी बात की राजनाथ सिंह का हम जिक्र कर रहे थे या जेपी नड्डा का जिक्र कर रहे थे, तो उनका भी थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। मुझे तो साफ लग रहा है कि जो मीडिया में नाम चल रहे हैं राजनाथ सिंह का, तो अभी राजनाथ सिंह का विकल्प बीजेपी के पास नहीं है कि रक्षा मंत्रालय में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको कि राजनाथ बहुत ही करीबी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि मोदी और शाह की जो नेतृत्व है उसको राजनाथ ने स्वीकार कर लिया है, तो उस हिसाब से उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की जो कमी है टॉप लेवल पे, वो एक तरह से राजनाथ पूरी करते हैं उन चीजों को, तो राजनाथ से कोई खतरा नहीं। और सीनियर लीडर्स में वही बचे हैं। तो रक्षा मंत्रालय से हटा करके उनको उपराष्ट्रपति के लिए लाया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई ऐसा करेगी। वही बात आती है निर्मला सीतारमण की महिला होने से छट सकती है, उसकी उनका चांस नहीं है। ऐसे राष्ट्रपति भी महिला है। हाँ, ऐसे ही गडकरी के बारे में जो कोई चर्चा कर रहे हैं तो वो भी बहुत मामूली है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन में और में परिवहन क्षेत्र में बहुत काम चल रहा है, तो उसको वो ब्रेक करके उपराष्ट्रपति होना कोई हासिल नहीं कर पाएगी। वो भी अपने बयानों से मोदी और शाह को असहज तो कर ही देते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने पार्टी और सरकार चलाने के लिए जो वरिष्ठ नेताओं का जो पूरी फौज है, उस फौज में से किसी को उपराष्ट्रपति बनाना मुझे लगता नहीं है कि वो उचित समझेगी, और बनाकर अगर बनाएगी तो एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक चर्चा और चल रही है, वो है शशि थरूर का। शशि थरूर कांग्रेस में है, बेशक वो अपने कई आरोपों से घिरे रहते हैं, और शायद वो सुनंदा पुष्कर का केस है या पीछे और भी बहुत सारे केसेज हैं जिसके कारण से ये सरकार की तारीफ भी करते रहे हैं, अपने पार्टी के लाइन से हटके वो बयान देते रहते हैं, मोदी की तारीफ करते रहते हैं। अभी प्रतिनिधिमंडल में उनको अमेरिका भेजा गया था लीडर बना करके, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है कि उनको उपराष्ट्रपति यहाँ पे बनाया जा सकता है। केरल से भी आते हैं और केरल से भी आते हैं, लेकिन इसमें पेच ये है कि अच्छा उनका नाम आगे करके अगर उनको लाते हैं तो कांग्रेस को भी संकट में डालने की स्थिति होगी कि उनके नेता उनको समर्थन करें कि विरोध करें, क्या करें। तो ये चीज़ तो बहुत पहले घटना घटी थी जब कांग्रेस के पास मौका था, जब आडवाणी जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था, तो कांग्रेस के पास एक बहुत शानदार मौका था कि आडवाणी, उनको पता था कांग्रेस को कि हम नहीं जीतेंगे, तो आडवाणी का नाम कांग्रेस अगर प्रस्तावित करती राष्ट्रपति पद के लिए उस वक्त, तो बीजेपी को संकट में डाल सकती थी। लेकिन कांग्रेस के पास इतना बड़ा कोई थिंक टैंक है नहीं कि जो बहुत 10 साल या 5 साल आगे सोचे और बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रू राजनीति करे। तो ये चीज कांग्रेस के अंदर गट्स नहीं था उस वक्त में कि वो आडवाणी को राष्ट्रपति के तौर पे प्रत्याशी बनाते। इस वक्त मुझे शशि थरूर को मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए उपयोगी है। अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप छोड़ दीजिए तो उस गट्स के नेता बहुत कम है बीजेपी के अंदर। वो सारे नेता में वो जो नॉलेज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल चीजों को समझना वो कम है। कम्युनिकेशन पावर उसमें थरूर फिट बैठते हैं, लेकिन थरूर की जो अपनी एक छवि है जी, वो जो एक मतलब कि क्या कहिएगा कि दिल फेंक वाली जो छवि है, एक तरह से वर्ड मुझे एग्जैक्टली नहीं अभी मिल रहा है जी, कि उनकी जो वो वाली छवि है, वो छवि कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति का पद है या आप कहीं बड़े लेवल पे कहीं भेजते हैं
तो थोड़ा सा वो एक चीजें आपके मैनर्स में जाते हैं, तो बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो उम्र है ना वो भी एक मायने रखती है। अभी उनका बहुत लंबे समय तक उपयोग करना है, बिल्कुल। तो जिन जिन नेताओं का और लंबे समय तक उपयोग करना है तो उनको उपराष्ट्रपति बना के और फिर वो बिल्कुल क्योंकि उसके बाद फिर उसको निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद चांस उसको केवल राष्ट्रपति बनने का रहेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई भी नाम होगा तो चौंकाने वाला ही नाम होगा। लेकिन एक बात अपने डिस्कशन से जरूर है कि आरिफ मोहम्मद खान पे दांव बीजेपी खेल सकती है। एक चीज जो खास बातें हुई है कि संघ और बीजेपी के अंदर जो थोड़े बहुत मनमुटाव अभी सामने में दिख रहे हैं, उसको खाई को भरने के लिए आरिफ मोहम्मद खान फिट बैठते हैं, तो शायद उनकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी बहुत मंथन होगा, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे जो समीकरण है वो बैठाए जाएंगे और उसके बाद कौन नया राष्ट्रपति होगा इस पे मोदी और शाह की टीम उस पर फैसला करेगी। और जैसा कि बद्रा जी ने बताया, कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है आपके लिए भी और शायद हमारे लिए भी। तो अभी समय है और देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।